और टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं आज। हम वापस लेके आएंगे। राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आप जैसे ही आए वैसे ही बाजार में ज़बरदस्त रिकवरी भी आ गई और हमारे साथ सच्चिदानंद भी हैं। ये यूएस फ्यूचर्स भी घूमे हैं नीचे से, काफ़ी सॉलिड रिकवरी आई है और इसी से चलते बैंक निफ्टी 100 पॉइंट कम से कम निफ्टी उछला होगा। ब्रॉडर मार्केट्स आज थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त काम हो रहा है। क्या लग रहा है इस समय नेक्स्ट 1 घंटे के लिए किस तरह का ट्रेड बन सकता है? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, 37,500 काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बेस है, उसके आसपास से ही बैंक निफ्टी ने आज लो बना के जो रिकवरी दी है और वापस अब यहाँ से 37,800 के ऊपर अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में आज जो मूव बना है ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही, क्योंकि आज के सेशन में देखें तो 37,800 और 38,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने जरूर अपनी पोजीशन बनाई थी, बट जो पिछले 10-15 मिनट में जो रिकवरी का ट्रेड अब बैंक निफ्टी में बनते हुए दिख रहा है, वहां पे एक अनवाइंडिंग का ट्रेड आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये बैंक निफ्टी के चलते निफ्टी भी एक अच्छा यहाँ से पुल बैक एक्सटेंड करते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू पॉजिटिव और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी अगर 37,700 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो हो सकता है कि हमें 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने के पहले तक 38,000 38,050 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखे, तो थोड़ा और पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और बैंकिंग स्टॉक्स पे हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से और बनते हुए दिखेगा। निफ्टी में हालांकि अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। निफ्टी में अगर हम बात करें तो 17,600 17,650 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हायर साइड में। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा, थोड़ा सा सप्लाई हायर साइड पे बना हुआ रहेगा। बट हमें लगता है दोनों इंडाइसेस में अगर यहाँ पे हमारे प्रेफरेंस रहेगा तो हम बैंक निफ्टी के साथ जरूर जाना चाहेंगे और बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करें 38,000 प्लस के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप नहीं, लेकिन यहाँ से आप रिकवरी देखिए कितनी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी आप देखें 150 पॉइंट हरे निशान में लगभग, यानी 300 350 पॉइंट्स रिकवर हुआ बैंक निफ्टी। और अब आप देखिए लास्ट 1 आवर में किस तरह की पोजीशंस पड़ रही है, बड़ी कैंडल्स आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट 500 पॉइंट्स रिकवर हुआ और सेंसेक्स नीचे से 300 पॉइंट से ज्यादा रिकवर हुआ है। निफ्टी भी आप भले अभी थोड़ा प्रेशर में देख रहे हो, लेकिन एक वक्त पर ये 250 पॉइंट्स तक का प्रेशर था, अब सिर्फ 100 पॉइंट्स का आपको प्रेशर निफ्टी पर दिख रहा है। तो यानी यहाँ से कुछ रिवर्सल्स तो दिखते हैं। राजेश, आपको लगता है नैस्डैक फ्यूचर्स अब प्लस में है, आईटी स्टॉक्स अच्छे खासे यहाँ पर प्रेशर झेल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कहीं से रिवर्स हो जाएगा और यहाँ कोई डिप पे बाइंग हो सकती है। इनफैक्ट सच्चिदानंद भी बने हुए हमारे साथ। सच्चिदानंद, आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड आफ्टरनून प्रियंका। लगभग सिमिलर व्यूज है राजेश के साथ ही। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखें तो दोनों इंडाइसेस में एक पुलबैक की गुंजाइश थी एंड वो पुलबैक मुझे लग रहा है काफ़ी स्वीटली मैच्योर हो चुके हैं। लगभग 1.5 दिन की सुस्ती के बाद मुझे लग रहा है अब भी यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ी सी कॉन्क्रीट बनते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आ रहा है तो मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 38,000 का एक हर्डल नजर आ रहा था, मुझे लग रहा है वो हर्डल पार होना चाहिए एंड एक्सपायरी कहीं जाकर 38,000 38,200 के आसपास शेपअप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। क्लियरली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखें तो इतने 1.5 दिन के गिरावट में कहीं पर भी मेजर डिक्लाइंस नहीं देखे गए थे प्राइवेट सेक्टर नेम्स एंड पीएसयू नेम्स दोनों में भी। एंड जिस तरीके से फिलहाल बैंक निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 37,440 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदारी करने का ही मन होगा। इमीडिएटली मुझे लग रहा है 37,930 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए एंड पोजिशनली लगभग जैसे मैंने बताया 38,200 के आसपास की एक्सपायरी शेपअप होनी चाहिए। तो क्लियरली बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है एंड वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कल के सत्र में कैरी फॉरवर्ड होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़े से रिजल्ट रिएक्शंस के वजह से थोड़ा सा दबाव में ज़रूर रह सकता है, बट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जिस तरीके से यहाँ पर डेटा बन रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 17,400 के नीचे तो स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए एंड इनफैक्ट 17,450 का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मुझे लग रहा है उसके नीचे क्लोजिंग नज़र नहीं आनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्राइस एक्शन स्टेबल होगी, बट एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लग रहा है 17,650 का एक ऑप्शन पेन नजर आ रहा है, जहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल यहां से भी नजर आना चाहिए। तो जिस तरीके से ये मोमेंटम बना है मुझे लग रहा है 17,420 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में भी थोड़ी से लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं, बट ज्यादा कन्विक्शन बैंक निफ्टी पर भी होगा।
ज्यादा कन्विक्शन बैंक निफ्टी पर होगा। यहाँ से एक्सपायरी के लेवल्स तो नहीं 400 450 पॉइंट्स जो एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था उसे ब्रीच बाजार नहीं करेगा। भले ही आज 17,500 में कई बार ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आज ब्रीच किया मार्केट से, लेकिन उस लेवल को होल्ड भी किया है। 17,500 के ऊपर ही अभी भी आप कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए बाजार को देख रहे हैं और यहाँ ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सच्चिदानंद, अगर बैंकिंग स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो क्या आप बेट्स बैंकिंग से ले रहे हैं? HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी हैं सैटरडे को, तो यानी अब तो एक ही ट्रेडिंग डे रह गया, आज का सिर्फ 1 घंटा और कल का 1 डे रिजल्ट से पहले। क्या कोई बेट्स आपकी बैंकिंग से होंगी? जी प्रियंका जी, इनफैक्ट बैंकिंग ओवरऑल एज अ पैक यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह स्ट्रेंथ दिखा रहा था। कहीं जाकर यहाँ पर ही आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। स्ट्रक्चरली देखें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के दोनों के स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर है, बट मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरीके से इसने 796 का हर्डल पार किया है, मुझे लग रहा है जल्द ही 800 के कॉल ऑप्शन कॉल राइटर्स को थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। उसके वजह से अनवाइंडिंग प्रेशर काफ़ी होना चाहिए एंड लगभग 830 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन डिप्लॉय करनी चाहिए 782 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में है, पिछले हफ्ते हमने इस पे एक सेल कॉल दिया था इसी पर्टिकुलर शो में। मुझे लग रहा था वो एक लीडर होना चाहिए था मार्केट की गिरावट में, एंड वैसे ही वहाँ पर शेप अप हुआ था रिलायंस का प्राइस एक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 2650 के आसपास हमने शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह दी थी एंड लगभग 2590 के आसपास के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छे जोन के आसपास वापस स्टॉक आ चुका है, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश है। 15 मिनट्स का डेटा देखें तो क्लियरली वहाँ पर एक क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI पे नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन अहम होगा अगले कुछ सत्रों के लिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है 2550 पे एंड फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 2620 का एंड फाइनल टारगेट होगा 2650 का। ये तो क्लियरली सच्चिदानंद जी की इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमारे पास है। हमारे साथ कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताएं बाजार में एक रेंज में कामकाज हम देख रहे हैं, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ दोनों में ही हमने वैसे ही कॉशियस नजरिया देखा है। क्या लगता है कल वीकली एक्सपायरी के ठीक पहले आज बाजार का ट्रेंड आपको? जी देखिए, जिस तरीके की हम बाउंस देख रहे हैं, हमने पहले मार्केट्स में हल्का सा दबाव देखा और बीच में काफी शार्प सेलिंग आई थी बहुत सारे स्टॉक्स में। लेकिन जिस तरीके का हम रिबाउंड देख रहे हैं ये एक्चुअली एक एनकरेजिंग साइन है। ये शॉर्ट वीकेंड का भी असर मोस्ट डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ज्यादा बड़ी पोजीशंस नहीं ले जाना चाहे, इसीलिए कुछ ऐसे काउंटर्स जो काफी समय से अच्छा ट्रेड कर रहे थे उस पे हमने काफी शार्प सेलिंग देखी, लेकिन रिबाउंड भी उतना ही शार्प देखा, Bsoft बीइंग अ केस इन पॉइंट। सो जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट्स यहां से जरा सा और ऊपर जा सकते हैं और एक्सपायरी निफ्टी की 17,700 के आसपास और बैंक निफ्टी की 38,000 के आसपास हो सकती है। सो बाइंग एट दीज लेवल्स ऑन इंडेक्स is favorable in terms of a payoff profile, plus in terms of जो सेलिंग हुई है वो भी कहीं ना कहीं देखिए कवर होगी बिकॉज कल लास्ट डे है ट्रेडिंग का और एक्सपायरी भी है। सो ऑल इन ऑल दोनों इंडेक्स पे जरा सा पॉजिटिव व्यू यहाँ से बनता हुआ है। ओके, इस बीच एक बार क्विकली मार्केट देखिए, रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई शानदार इनफैक्ट हम देख रहे हैं हरे निशान में वापस लौटता हुआ निचले स्तरों से करीब 500 अंकों तक की रिकवरी देखी जा रही है और अभी करंट लेवल्स अगर देखेंगे 245 अंकों की तेजी के साथ 37,860 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी हरे निशान में वापस लौटता हुआ। फ्यूचर्स भी अगर देखेंगे नीचे से डाउ फ्यूचर्स में भी हमने 170 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर देखी, तो क्लियरली बाजार जो है संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। चावल शेयरों में आज 6 से 7% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या है तेजी के पीछे की वजह, पूरी की पूरी खबर और डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद बताएं राइस स्टॉक्स में एक्शन कैसे दिख रहा है? चावल के स्टॉक्स फोकस में है और यहाँ पे जो है KRBL, L&T फूड्स जैसे स्टॉक्स में 7 से 15% का उछाल पिछले 3 सेशंस में देखने मिला है। वॉल्यूम्स भी स्ट्रांग आई हैं, अगर 20 डे के एवरेज देखें तो KRBL के 7 गुना और L&T फूड्स का 13 गुना वॉल्यूम्स आया है। और बज़ है कि जो भारत के जो बासमती राइस की एक्सपोर्ट्स है वो लगातार चौथे मंथ में जो है ग्रोथ नंबर्स दिखाए हैं। इसके अलावा रियलाइजेशंस में भी एक अच्छी मूवमेंट आई और वो पॉजिटिव हो गए रियलाइजेशन के नंबर जनवरी और फरवरी के आंकड़े देखें तो। और अगर ओवरऑल आंकड़े की बात करते हैं
एक्सपोर्ट्स में, तो अक्टूबर में जैसे 2.14 लाख टन्स का जो एक्सपोर्ट्स था, अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3.94 लाख टन्स हो गया, तो लगभग 4 लाख टन का आंकड़ा है। अब एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि 2019 में 12% का एक पॉजिटिव एक्सपोर्ट रियलाइजेशन था, फिर 2020, 2021 ये दोनों साल में नेगेटिव रियलाइजेशन देखने को मिला है। हालांकि जनवरी और फरवरी में जो आंकड़े हैं रियलाइजेशन के पॉजिटिव हो गए हैं। अब जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स होती है बासमती राइस की, वो है आपकी गल्फ रीजन, फिर यूएस मार्केट्स और यूके मार्केट्स। और आगे जाते हुए राइस स्टॉक्स फोकस में इसलिए रहेंगे क्योंकि ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव बेट हो सकता है राइस स्टॉक्स को, क्योंकि वीट प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है और ये कंजम्पशन के लिए भी लागू है। और आखिर में ये याद रखें कि इन्वेंट्री लेवल्स जो राइस कंपनीज के वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। अजय, राइस इज अ स्टेपल फॉर मेनी रीजन्स इन इंडिया। इनफैक्ट एक्सपोर्ट के लिए भी मौके काफी बन रहे हैं और इसी के चलते ट्रिगर्स तो हमारे सामने हैं। क्या लगता है राइस स्टॉक्स के बारे में आपको? देखिए, मैं तो कम्प्लीटली ऑफ राइस हूँ, मैं चावल खाता ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि यूपी, बिहार, इवन साउथ में राइस बहुत, कुछ सबसे ज्यादा जोर से हंसे थे। कुछ आपके घर में चावल खूब खाया जाता लग रहा है। जी नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था बिकॉज आपके और मेरे बीच में अब एक और चीज कॉमन हो गई है स्टॉक मार्केट्स के अलावा, कि डाइट के चलते मैं भी ऑफ राइस हूँ फिलहाल। सो देखिए, मैं तो ब्रोकन व्हीट खाता हूँ, जिसे दलिया बोलते हैं, तो मैं चावल की जगह वो खाता हूँ, मैं राइस खाता नहीं हूँ। लेकिन ये जो राइस की एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है ना, ये एक यूनिक चीज है। और मैं बहुत लंबे समय तक सोचता रहा था कि ये कंज्यूमर आइटम की तरह क्यों KRBL और ये बासमती को ऐसा एक वरदान है। आप समझ लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही होता है और वहाँ के पानी का बहुत बड़ा रोल है, और इसका इतना ह्यूज मार्केट है आपके यूएस में, यूरोप में, ईरान में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ चावल बहुत खाया जाता है। तो ये स्टॉक्स बहुत लंबे समय तक अंडर वैल्यूड थे, और अब बाजार जो है धीरे धीरे, अगर आप इन स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अच्छे अच्छे फंड्स लेके बैठे हुए हैं और इनका ये एक री रेटिंग मूवमेंट है। इंडिया में ऑफकोर्स बहुत अदर तरह के नॉन बासमती चावल की बहुत खपत है। तो ये मेरे 2 सेंट्स थे चावल को लेके। लेकिन आगे चलते हैं, एक और मैटर पे बात करते हैं, उससे पूरे एग्री स्पेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और वो है मानसून से। और स्काईमेट के मिस्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। आज उन्होंने अपनी रिलीज की है, आउटलुक रिलीज की है। कुछ दिन पहले हमने कमेंट्री IMD से भी देखी थी, ऑफिशियल कमेंट्री तो आएगी थोड़े दिनों में, लेकिन स्काईमेट का व्यू हम जान लेते हैं। स्काईमेट बहुत सारे कंज्यूमर कंपनीज के साथ क्लोजली काम भी करता है पूरे देश भर में, और काफ़ी पैनी निगाह रहती है वेदर पैटर्न्स पे। शर्मा जी, गुड आफ्टरनून, 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। तो क्या लग रहा है साहब, अभी तो हम कुछ दिन पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि रिकॉर्ड हीट होने वाली है, तो क्या उससे कुछ राहत आएगी? क्या एक अच्छा मानसून इस बार आने की उम्मीद है क्या? जी, पहले तो हीट तो ऑब्वियसली इस बार एक्सट्रीम हीट, विशेषकर जो उत्तरी भाग और मध्यवर्ती भाग हैं उनमें सीवियर हीट वेव कंडीशन, प्रोलॉन्ग हीट वेव कंडीशन काफी लंबे समय तक चली हैं और अभी भी जारी हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ क्लाउड्स जरूर हैं इन क्षेत्रों पे। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कल के दिन ज्यादा संभावित है कि थंडरस्टॉर्म वगैरह होगा। थंडरस्टॉर्म हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा भी होगी, फुटहिल्स में भी, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। मानसून की बात करें तो हाँ, स्काईमेट ने आज अपना हमारा जो डिटेल मानसून फोरकास्ट है उसका रिलीज किया है आज। पहले हमने फरवरी में किया था, जबकि हमने प्रिलिमिनरी फोरकास्ट में दिया था कि मानसून सामान्य रहने की संभावना रहेगी, और करीब करीब वही हमने अभी भी रिटेन किया है, वही फोरकास्ट। और कुल मिला के जो मानसून है, लॉन्ग टाइम एवरेज होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल का 98%, 98% रेनफॉल रहने की संभावना रहेगी, जो कि सामान्य, अच्छे से सामान्य की कैटेगरी में रहेगा। जी राइट। तो ये आपको अर्ली अंदाजा इस बात का मिल पाया है क्या शर्मा जी की एक तो 98% ऑफ नॉर्मल यानी ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन इसका ज्योग्राफिक स्प्रेड कैसा होगा? क्या कुछ क्षेत्रों में ज्यादा भारी बारिश होने की उम्मीद है, या अभी तक लग रहा है कि मोस्टली एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होने वाली है? क्योंकि हम यहाँ महाराष्ट्र में काफी चिंतित रहते हैं, स्पेशली बॉम्बे में बैठे हुए हम बहुत चिंतित रहते हैं इस बारे में, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है तो बोट्स की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों से लोग घर नहीं पहुंच सकते। जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मानसून चाहे कितना भी अच्छा हो या उतना अच्छा ना हो, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून तो कभी भी संभव नहीं होता।
अच्छे से अच्छे मानसून में भी 10-15% एरिया ऐसे रहते हैं जिसमें कि डेफिशिएंट रेन रहती है, और इसी तरह कोई खराब से खराब मानसून भी हो उसमें भी लगभग 20% एरिया ऐसा होता है जिसमें अच्छा मानसून होता है। सो मानसून की उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसकी चाल ही ऐसी रहती है कि इस तरह का जो संभावनाएं हैं वो काफी पॉसिबल रहती हैं। जहां तक इस मानसून का प्रश्न है, देखिए जो पहले 2 महीने रहेंगे मानसून के, जून और जुलाई, मेरे ख्याल में वो तो अच्छे रहने चाहिए। मानसून का ऑनसेट अच्छा रहना चाहिए, जुलाई का कोर मानसून महीना जो है वो अच्छा रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें थोड़ी सी शंकाएं हैं कि मानसून जो है हो सकता है बीच बीच में थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, और विशेषकर जो सितंबर का महीना होगा, लास्ट मंथ जो है, जिसमें कि मानसून उत्तरी भागों से विड्रॉ करना भी शुरू कर जाता है, उस महीने में थोड़ा मानसून का रेनफॉल सामान्य से कम होने की संभावना रहेगी। हमने 90% दिया है उस महीने का, सितंबर का, और 5% की कमी हमने अगस्त में भी दी है। हाँ, अगस्त में भी कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिनमें कि संभावित है, जैसे गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, और साथ में लगा कोंकण का क्षेत्र भी, आपने मुंबई का जिक्र किया, तो उसमें वर्षा हो सकता कम हो। लेकिन जून और जुलाई के महीनों में जो महाराष्ट्र की आप बात करें, जो कि रेन फेड एरिया है, वर्षा पे आधारित रहे, कृषि क्षेत्र लगभग वर्षा पे आधारित रहता है, उसमें अच्छी वर्षा की संभावना है। और कुल मिलाकर अगर बात करें सीजन की, तो मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में तो सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए इस सीजन में। जी, ऑल राइट शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए स्काईमेट का स्टांस कि अर्ली इंडिकेशंस कैसे आ रहे हैं, बारिश का क्या सीन बन सकता है। इससे पहले कि मैं राजेश, सच्चिदानंद और खुश में वापस जाऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस आई है। हम लोग अक्सर यहाँ बात करते रहते हैं कि महंगाई का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम लोग ये सब बात कर चुके हैं कि रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो हाउस होल्ड ग्रोसरी बिल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन एक सेक्शन है मार्केट का जिसके बारे में कम बात होती है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी आप इमेजिन करिए, जो 250 रुपये पर बैग सीमेंट का बैग था, मानसी बता रही थी कि वो 350 रुपये तक पहुंच गया है, और मेटल प्राइसेस में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो इनको अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आ रही है एमएसएमई को, मिड एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इस मैटर पे मेरी कॉलीग ने सवाल किया था स्टील मिनिस्टर से, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। एमएसएमई के लिए जिस तरह से डिस्काउंट की बात की गई है, वो आगे कब तक कंटिन्यू रह सकते हैं और इसमें किस तरह के फायदे की उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, एमएसएमई के लिए हमेशा हम लोग का ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और हम लोगों को कोशिश है कि उनको सस्ते दामों पर मिले, बिकॉज सस्ते दामों पर मिलेगा तो आगे वो सस्ते दामों पे हमारे कंज्यूमर्स को देंगे। तो करंटली हमारे जो स्टील प्लेयर्स हैं उन्होंने 2500 से लेकर 3000 तक का डिस्काउंट वो पर टन पे उनको दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो कब तक रहेगा विल डिपेंड ऑन क्या डिमांड रहती है एमएसएमईज की, और दाम कब तक क्या कैसे पैन आउट करते हैं, बिकॉज स्टील बड़ा साइक्लिकल सेक्टर है। आज दाम बढ़े हुए हैं, बाद में कम भी होगा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, एंड इट्स बिटवीन वी हैव जस्ट ब्रॉट एमएसएमईज, और हमने जो स्टील यूजर्स को साथ में हम लाए हैं, अब वो आगे आपस में वो डायलॉग करके उसको आगे ले जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो स्टील मिनिस्टर नहीं, स्टील सेक्रेटरी थी, एडिशनल स्टील सेक्रेटरी, वो बात कर रही थी। सच्चिदानंद और राजेश हमारे साथ हैं। राजेश और सच्चिदानंद, दोनों आपसे एक व्यू लूंगा मैं बारी बारी से, वो है मेटल प्राइसेस। हमने देखा कि मेटल प्राइसेस एलएमई भी काफी जोर से नीचे आए हैं, और आज हिंडाल्को, वेदांता द वर्ल्ड, वो भी 5-5, 7-7 अच्छे वॉल्यूम्स पे गिरे हैं। तो क्या व्यू बन रहा है अभी आपका मेटल पे? क्या ये शॉर्टिंग कैंडिडेट्स हैं, बाय ऑन डिप्स हैं, या अभी साइडवेज रहना चाहिए? सच्चिदानंद, आप पहले बताइए। देखिए अजय जी, यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी रनअप सारे मेटल काउंटर्स में एग्जिबिट हुई थी, बट जिस तरीके से फिलहाल इसकी मंथली प्लेसमेंट थी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के से काफ़ी दूर ऑस्किलेट हो रहे थे, एंड जिस तरीके से निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग अराउंड 6800 के आसपास स्विंग कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई जाकर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के वजह से छोटी सी करेक्टिव एक्शन इस पर्टिकुलर इंडेक्स में शेप अप होनी चाहिए। तो उसी तर्क पे है, मुझे लग रहा है अभी फिलहाल जो एक करेक्टिव एक्शन आई है वो एक करेक्टिव मेजर करेक्टिव नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़े से समय के लिए मेटल्स में थोड़ा सा दबाव जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन एक्शन ज़्यादा नज़र आ रही है। सपोर्ट के लिहाज से देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 6100 के आसपास, तो मुझे लग रहा है अगर ये गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाती है तो 6200 के नीचे तो स्लिपेजेस नहीं आने चाहिए, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मौका होगा वापस मेटल स्टॉक्स अपने
ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में अक्यूमुलेट करने का। तो मुझे लग रहा है थोड़े से दबाव के बाद अच्छे अपॉर्चुनिटी बन सकती है ओवरऑल मेटल पैक में खरीदारी करने के लिए। ऑलराइट, मेटल पैक पे यहाँ खरीदारी करने की बात कर रहे हैं सच्चिदानंद, लेकिन आज जिस तरह से आज थोड़े से कमोडिटी प्राइस कूल ऑफ हुए हैं और उसके चलते हम ये क्लियरली इम्पैक्ट देख रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ आपको मौके मिल सकते हैं? ब्रिटानिया में एक अच्छी मोमेंटम है आज सुबह से ही सच्चिदानंद, सुबह तो ये 1-1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ था। ऐसे वीक मार्केट्स में भी एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया एक बड़ा काउंटर लार्ज कैप जो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए है। क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई टेक्निकल बाउंस बैक है? क्या चार्ट पे दिख रहा है आपको? प्रियंका जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ही है। इनफैक्ट अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास के स्विंग्स बने थे पिछले 3 हफ्तों से, एंड कहीं जाकर उसी पर्टिकुलर एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने का प्रयास हुआ है। वापस जो रिबाउंड हुआ है इस पर्टिकुलर एवरेज से, तो मुझे लग रहा है ये जो मूव अभी इवॉल्व हो रही है वो सस्टेनेबल है। लगभग इमीडिएट बेसिस पे 3400 3460 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3600 के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी पोजीशन है। तो अगर डिक्लाइन मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 3260 के स्टॉप लॉस के साथ 3600 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो ब्रिटानिया पर आए होगी, लेकिन अब हमारे साथ कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, वी मिस्ड यू लास्ट 2 डेज। इस वक्त आप बताएं बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या ट्रेडिंग व्यू आप बना रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून, एंड आई थिंक अच्छा लग रहा है मार्केट में वापस आने के बाद, बिकॉज वापस से तेजी थोड़ी सी आ गई है सेकेंड हाफ में जब से मैंने ज्वाइन किया है। बट एनीवेज 17,500 का एक अच्छा बेस बन चुका था इंडाइसेस के लिए। मेरे अनुमान से आई थिंक लास्ट 4 से 5 दिन में हम एक लिस्टलेस मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। एक साइडवेज कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं इंडाइसेस में जो हो रहा था, जो एक नेचुरल फ्लो होता है एक मार्केट का, बिकॉज जब इतनी बढ़िया रिकवरी हो जाती है, लगभग 2000 प्लस पॉइंट की जब इंडाइसेस में रिकवर हो जाती है, तो बार बार इंडाइसेस वो पॉज लेते हैं सो दैट वो सेक्टर चर्न्स के अनुमान से आई थिंक वो मार्केट रेडी हो जाता है नेक्स्ट मूव के लिए। इस मूव में भी हमने देखा है कि लास्ट 2 से 3 दिन में, स्पेसिफिकली आज के दिन जो बहुत ज्यादा एविडेंट है वो है बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है, वो एक इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का मूड अभी भी ज्यादा नेगेटिव या पेसिमिस्टिक नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कॉशियस नोट पे है या कंसोलिडेटिव नोट पे है इंडाइसेस के। इंडेक्स की प्रीमियम अभी भी काफी अच्छी 35 to 40 पॉइंट्स प्रीमियम है निफ्टी में फॉर एग्जांपल। तो ये एक इंडिकेट करती है कि अभी भी जो बायस है इंडाइसेस में वो लॉन्ग साइड में ही है। जनरली जब हम देखते हैं कि मार्केट में जब 400-500 पॉइंट की करेक्शन आती है तो प्रीमियम कोलैप्स हो जाती है, निफ्टी लगभग पैरिटी पे आ जाती है, डिस्काउंट में आ जाती है, बट वो हमने इस बार नहीं देखा। तो एक ग्रेजुअल मूव था इंडाइसेस में डाउन साइड, बट बायस फिर भी लॉन्ग साइड था प्रीमियम्स को देख के। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मेरे अनुमान से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट लूंगा मेटल स्टॉक्स में। सो 2 बाय पिक रहेंगे मेरे। पहला रहेगा एक्सिस बैंक पे। स्टॉक वापस अपने एक स्विंग ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है। 800 का ब्रेकआउट पॉइंट है एक्सिस बैंक पे। स्टॉक ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है लास्ट 2 दिन में। तो मेरे अनुमान से अगर ब्रेकआउट ये ओब्लाइज कर दे तो स्टॉक 825 830 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं 778 का। और एक कॉन्ट्रेरियन पिक रहेगा वो है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज लास्ट 2 से 3 दिन में जब स्टॉक में करेक्शन आई थी, आज हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं नैल्को में। तो मेरे अनुमान से एक अच्छा बाउंस बन सकता है, लगभग 5 से 6 रुपए अपसाइड यहाँ से मैं देख रहा हूँ नैल्को में। तो 126 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 116। ऑलराइट कुणाल, ऑफ कोर्स बिफोर वी लेट यू गो, आप बैंक स्पेस पर अपना नजरिया भी बता रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अब नतीजे भी आने वाले हैं, पर्टिकुलरली HDFC ट्विंस पर भी एक बार अपनी राय बता दीजिएगा। HDFC बैंक जिस तरह से पिछले दिनों खबरों में थे, क्या लगता है करंट लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? तो करंट लेवल पे मेरे अनुमान से अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। इंडिकेटर्स अभी भी ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं आए हैं, और स्टॉक में जब ऐसी टाइप की सेलिंग आती है, जब आफ्टर अ विशियस रैली जब स्टॉक स्लो स्टडी होके करेक्शन जोन में आता है, तो उनमें हमें वेट करना चाहिए। ऐसे दिन का जब स्टॉक इंट्राडे या इन दी ओपनिंग आवर्स वो एक ज्यादा करेक्टिव वेव में आ जाए, तो हो सकता है कि कोई ऐसा दिन आ जाए आने वाले कुछ एक दिनों में, मे बी बाय नेक्स्ट वीक, व्हेन वी सी HDFC एंड HDFC बैंक डाउन बाय कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, जो इंट्राडे फर्स्ट हाफ में दिखा दे। वो टाइम्स और वो जोन्स बन सकता है जहां पे थोड़ा पैनिक ट्रिगर हो सकता है मार्केट्स में। और
और वो टाइम्स हो सकते हैं जहां पे कॉन्फिडेंट बाइज की जानी चाहिए। तो मैं वेट एंड वॉच रहूंगा एचडीएफसी बैंक पे, बट उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जब हमें इनिशियल आवर्स में थोड़ा सा एक पैनिक या एक कॉशंस दिखे मार्केट का अप्रोच इन दोनों स्टॉक्स में। बिल्कुल कुणाल, शुक्रिया आपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। वहीं बूस्टर डोज के दामों में कटौती की गई है, इसको लेकर सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला से हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। We have been joined with Adar Poonawala. He's the CEO of SII. So thank you so much for coming to ET Now. Recently, you have reduced the price of Covishield it has been brought down to 200 rupees, but still there are certain apprehensions the hospitals have because they have certain old stock which they bought at the old price. So how would you like to address this issue? So if you saw the announcement, which has been taken very well from the hospitals, that the price of 220 rupees versus our original 600 rupee price will be adjusted by way of giving free doses to that amount, so that they are not stuck with the old stock at 600 rupees. So nobody will lose any money or have to sell it at a loss at the lower price. And the hospitals have been given the 150 rupees on top to as an administration fee by the government to use that, for administering the vaccines. So there's a lot of stock with what is current inventory level like at SII, and what are your plans to reduce it? Well, that's worrying because, we have 200 million doses of Covishield lying with us, and it's available for boosters, it's available for exports, and we're slowly moving that out. But I think bringing the gap from 9 months to 6 months will definitely help hospitals and other clinics administer the doses faster for boosters, which we need to. You've got new mutant variants coming about, people wanting to travel. A lot of countries in Europe insist that you should have taken a vaccine in less than 270 days or have it, or you need a booster. So, for that practical purpose also, we have appealed to the government, and they will respond. They're having their discussions with the experts. ऑलराइट, तो ये आप एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे आदार पूनावाला से, और जिस तरह से बूस्टर डोज की बात की जा रही है उस पर वो अपना टेक भी दे रहे थे, और प्राइजेस में भी जहाँ स्लैश किया है उस पर अपना एक रिएक्शन देते हुए। लेकिन एक बार आपको मार्केट्स पर फिर से लौटे एक और इम्पोर्टेंट बड़ा अपडेट देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहाँ से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार होती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, नेशनल इंटरनेशनल वॉइसेस को सुनने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की एक खास थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। और इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से बड़ी बड़ी वॉइसेस, ओपिनियन मेकर्स, न्यूज़ मेकर्स, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, सारी ओपिनियन आपको यहाँ मिलेगी ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पर भी, और हम वहाँ से लाइव रिपोर्ट भी करेंगे। आगे चलते हैं, बाजार का रुख लेते हैं। अच्छी रिकवरी आते हुए आपको वापस से एक बार मेटल स्टॉक्स के बारे में दिखाते हैं, लेकिन मेटल प्राइसेस किस हिसाब से नीचे आए हैं अपने मार्च टॉप से, वो डेटा हम आपको दिखाते हैं। आपको मज़ा आएगा देख के कि 8 से 10% ऑन एवरेज प्राइसेस 8 मार्च के टॉप से नीचे हैं, मगर निकल करीब 60%, एल्यूमिनियम 20%, कॉपर 10%, जिंक 4% और लेड 6%। ये मार्च के टॉप से प्राइसेस नीचे आए। सचिनंद, आपसे मैं यही पूछ रहा था कि जिस हिसाब से ये ब्रेंट तो 28% आ गया नीचे, ऑब्वियसली 100 के नीचे हो गया, 135 के आसपास था। जिस हिसाब से ओएनजीसी एक तरह से टॉप आउट कर गया क्रूड के साथ, ये रिस्क क्या दूसरे मेटल काउंटर्स में है क्या, हिंडाल्को, वेदांता ऑफ द वर्ल्ड पे? आपका क्या व्यू बन रहा है जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल प्राइस नीचे आए हैं, सचिदानंद?
देखिए अजय जी, जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक कूल ऑफ की ज़रूरत थी एंड एक पुल बैक यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह शेप अप हो रहा है, बट यहाँ पर बिकवाली इमीडिएटली करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टेबल प्राइस एक्शन सारे मेटल काउंटर्स में नज़र आ सकता है अगले कुछ दिनों में। अगर हम इंडेक्स की ही बात करें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 6200 के आसपास का जो सपोर्ट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कहीं जाकर बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति यहाँ पर कंटिन्यू रखनी चाहिए सारे मेटल काउंटर्स में। सो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा कोई स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप, कॉज मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ी सी एक करेक्टिव एक्शन यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। तो जब भी यहाँ पर एक रिवर्सल का कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझे लग रहा है वहां पर उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन की सलाह होगी। बट इमीडिएट बेसिस पे ये वीकनेस जो आ रही है, मुझे लग रहा है वो वीकनेस काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय नहीं करने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिक्लाइन आते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना है। क्या व्यू है ये मेटल के क्रैक पे, बाय ऑन डिप? जी बिल्कुल अजय जी, राजेश? बिल्कुल अजय जी, मेटल स्टॉक्स पे हमारा बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है और हम यहाँ पे हमारी प्रेफर्ड पिक है वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को। ये तीनों स्टॉक्स हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इवन जिंदल स्टील एंड पावर को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ये सारे स्टॉक्स में जो है करेक्टिव मूव बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी होगी वापस से बाय करने, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप मेटल स्पेस में बुलिश साइड में ही बना हुआ है। जरूर मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे जरूर होते हुए दिख रही है, लेकिन हमें लगता है कि वापस से ये लोअर साइड पे वापस बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और वापस अपना अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिखेगा पूरे मेटल स्पेस में। ओके, तो क्लियरली मेटल स्पेस पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का नजरिया लगातार हम देख रहे हैं। इस बीच सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अगर बात करें बाजार की कमजोरी के साथ, यहाँ पर भी कमजोरी दिख तो रही है। वैसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग की तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रालय अगले महीने तक नया फॉर्मूला जारी कर सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काफी अहम डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस महीने के आखिर तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस सप्लाई से संबंधित जो नया यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म है उसको लागू कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इंडस्ट्री के साथ आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा नए फॉर्मूले को इस महीने के आखिर तक लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि सभी सीजीडी कंपनियों को एक ही बेस प्राइस पर गैस की सप्लाई की जाएगी। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो राज्यों की जो अलग अलग टैक्सेस हैं वो अलग होंगे, लेकिन जो बेस प्राइस होगा वो एक होगा। नया जो फॉर्मूला है वो इस आधार पर तय किया जाएगा कि देश भर में जितने भी तरह के गैस है, मसलन डोमेस्टिक गैस है या आरएलएनजी है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, इन सबको मिलाकर औसत जो कीमत है वो तय किया जाएगा और उसी आधार पर यूनिफॉर्म बेस प्राइस का जो फॉर्मूला है वो निर्धारित की जाएगी। दरअसल सरकार ये योजना इसलिए तैयार कर रही है कि जिस तरीके से देश भर में जो सीजीडी नेटवर्क है उसका विस्तार हो रहा है, ऐसे में सभी कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में जो डोमेस्टिक गैस है, जो कि किफायती गैस है, वो सप्लाई करना संभव नहीं है। लिहाजा गैस की उपलब्धता बनी रहे, सीजीडी का एक्सपेंशन हो, इसलिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे कि कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सके। हालांकि गैस की सप्लाई तो आसानी से हो पाएगी, लेकिन कीमतों में जरूर बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब करीब $2 पर MMBTU तक गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। हालांकि कंपनियों को इस बात की आजादी होगी कि वो बढ़ी हुई कीमतें कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर सके। सरकार की योजना ये है कि अगले महीने यानी कि मई 2022 तक जो सीजीडी का नेटवर्क है वो 650 जिलों तक पहुंच जाएगी। लिहाजा गैस की जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग की यहाँ पर तैयारी होते हुए और इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए। इस बीच एक और स्पेस है जिस पर लगातार फोकस है। एक साल में सीमेंट कंपनियों ने 65 रुपए प्रति बोरी तक की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, इतनी ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जिस पर दिग्गजों से लगातार हमने बातचीत की है। गो इंडिया स्टॉक्स के फाउंडर राकेश अरोड़ा का मानना है कि कंपनियां आगे कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती है। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कहा। पिछले एक साल में सीमेंट की जो कॉस्ट है वो करीबन 65 रुपए पर बैग के हिसाब से बढ़ गई है। कोयला जो करीबन $80-90 पर टन पे चलता था, आज $250 पे है। थोड़े दिन पहले तो 400 पे भी पहुंच गया था। इसी तरह से ऑयल अगर अपन देखें तो ऑयल की जो $50-60 का था अभी $100 के नजदीक है।
तो ये दो मेजर कॉस्ट होती है सीमेंट के लिए। ऑलमोस्ट 30 to 40% की कॉस्ट जो है ये एनर्जी कॉस्ट होती है, और उसी का ही ये नतीजा है कि सीमेंट कंपनीज अभी प्राइस हाइक ले रही है इसको पास ऑन करने के लिए कंज्यूमर्स को। तो पिछले 4 महीने में डिमांड काफी वीक थी सीमेंट की, तो ज्यादा प्राइस हाइक ले नहीं पाई है, करीबन 8 से 10 रुपया पर बैग ही ले पाई है, जबकि कॉस्ट इंक्रीज 60-65 रुपया पर बैग हुआ है। तो अभी कल ही इन्होंने 50 रुपया पर बैग प्राइस हाइक अनाउंस किया है सीमेंट प्रोड्यूसर्स। देखते हैं कितना स्टिक करता है। डिमांड थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है, अगर ये स्टिक करता है तो मुझे लगता है कि जून से पहले एक और बड़ा प्राइस हाइक सीमेंट कंपनीज लेने की कोशिश करेंगी। जो पिछला क्वार्टर गया है उसके अंदर कोल प्राइसेस थोड़े से कम हुए थे Q3 के मुकाबले, और वॉल्यूम भी बढ़ा है क्योंकि ये थोड़ा बिजी सीजन है, तो वॉल्यूम भी Q3 के मुकाबले में ज्यादा रहता है, तो उससे कॉस्ट पर टन जो है वो कम हो जाती है, तो थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा Q4 में। बट लोगों की चिंता थी कि ये इतना कोयले का जो हाइक हुआ है मार्च अप्रैल में, उसका क्या होगा, उससे क्या मार्जिन कंप्रेशन होगा। तो अभी ये जो प्राइस हाइक सीमेंट कंपनीज ले रही हैं उससे वो जो चिंता थी वो थोड़ी दूर होगी। तो मुझे लगता है कि अभी सीमेंट स्टॉक्स यहाँ से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। राइट, इनफैक्ट ये जो कमेंट्री आ रही है कि एक और प्राइस हाइक आ सकती है, एक प्राइस हाइक हुई है, एक और प्राइस हाइक आ सकती है सीमेंट कंपनी से। अंबुजा देखिए वापस डेज हाई पे, ये कल के 8-9% के मूव के बाद है, ऑलमोस्ट 400 की तैयारी हो रही है। एसीसी को भी लेके आइए, ग्रासिम को लेके आइए, आपको नजर आएगा कि नीचे के लेवल से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। ये देखिए एसीसी भी नीचे से रिकवरी आ रही है, और ग्रासिम तो एक बहुत ही सॉलिड अपमूव में है। 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 1500 वाला ऑलमोस्ट 1800 हो गया। राजेश, सीमेंट स्टॉक्स में आपकी क्या व्यू रहेगी? काफी सपोर्ट है नीचे और ऊपर एक और प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं राकेश। तो बिल्कुल देखिए, इसमें सबसे स्ट्रेंथ जो दिख रही है स्टॉक में वो तो अंबुजा सीमेंट है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहा है ऑलमोस्ट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है ये ऑलमोस्ट अब ये 380 इसका जो नेक्स्ट लेवल है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, हमें लगता है ये अब वहाँ तक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अगर ये स्टॉक 380 के लेवल को सरपास करता है तो फिर इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो करीब बनेंगे 400-410 तक के भी अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ विजिबल है अंबुजा सीमेंट में। यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह, इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 354 रुपए का स्टॉप लॉस रख के अंबुजा सीमेंट 380 और 400 रुपए के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है। अगर इसी स्पेस में देखें तो जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है वो, उसमें हमें लगता है इंडिया सीमेंट को भी देखना चाहिए। अगर ये स्टॉक में देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक में भी लोअर साइड पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंडिया सीमेंट भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनाता हुआ दिख सकता है। 226 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 245 से 250 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 218 के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इन्फोसिस क्या करेगा। टीसीएस में तो अच्छे नंबर्स आए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की कोशिश हुई, बट एक बड़ा वन साइडेड ट्रेड नहीं देखने को मिला। इन्फोसिस नीचे के लेवल से इंप्रूव हो रहा है, बट जानते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग बाजार क्या मान के चल रहा है, इनके नतीजे कैसे होंगे। शरद हमारे साथ हैं। शरद जी बिल्कुल, तो इन्फोसिस के आंकड़े के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल सकते हैं। और आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग 2.6% का तिमाही दर तिमाही का ग्रोथ का अनुमान है। एबिट के आंकड़े जो है लगभग सपाट आने वाले हैं। पैट में भी अनुमान है कि सपाट रहेंगे। हालांकि मार्जिन से एक पोर्शन है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा, यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिलेगा। लगभग आप देख सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 23.9% आएगा, 22.9%। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 3% का अनुमान है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिलेगी सारे वर्टिकल्स में। और जो मार्जिन्स में प्रेशर है, ऑफकोर्स सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण देखने मिलेगा। पर डील साइज में जो है आप देख सकते हैं जो बड़े डील्स है वहाँ पे म्यूटेड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, और बड़े जो डील साइज का अनुमान है वो लगभग 2.5 से लेकर $3 बिलियन का रहेगा। पर आगे जाकर अट्रिशन ट्रेंड्स कैसा है, मार्जिन्स की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है और प्राइसिंग क्या रहेगा,
जो इन्फ्लेशन आई है तो क्या ये पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को, और आखिर में वित्तीय साल 2023 का क्या आउटलुक रहेगा, तो इस पे फोकस रहने वाला है। और आखिर में मैं गाइडेंस के बारे में बोलूँगा, जो पूरा FY23 का गाइडेंस जो है कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि दे, और यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान है एनालिस्ट लगा रहे 12 से 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी, और जो मार्जिन गाइडेंस है वो यहाँ पे 21 से लेके 23% का बैंड पर एक्सपेक्टेशंस है। अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के जो मिले जुले नतीजे आने की एक्सपेक्टेशंस है। चले बिल्कुल, तो शरद के इस इनपुट के बाद अब भसीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक इनपुट लेंगे। भसीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। बाजार वाकई आपसे डरता है, डिम्पी की बात याद आती है, बैंक निफ्टी नैस्डैक फ्यूचर्स सारे निशान में है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट करता है। और आपके वो दोनों स्टांसेस को, आईटी अब देखिए TCS 1% तेजी के साथ, मिड कैप आईटी में फिर से आपको बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, बैंक्स आपको फिर से वहां पर ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप क्या पिक्स लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो देखिए, आपको कहा था सेकेंड हाफ में टर्न राउंड करेगा, और डोंट वरी, बाजार चलता है मेरे कहने से नहीं, बट बाजार की अंडरटोन लीजिए। दिस इज ऑल ड्यू टू देयर इज ओवरसोल्ड टेंडेंसी इन अ लॉट ऑफ मार्केट्स एंड ग्लोबली इंडिया स्टैंडिंग आउट। लेकिन हम जैसे होता है वॉलेटिलिटी हमारा इज बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। हाउएवर, जैसे आप देख रहे हैं, देखो, when in an high inflation environment, even then India is outperforming, banks are outperforming. Secondly, आप देख रहे हैं China is printing more money, तो Asia is in a sweet spot. और के numbers are going to be above expectation. There is the guidance from the largest player is that he's seeing more deal flows. तो मुझे कोई दो राय नहीं, आपको अपडेट भी दे दूं, Mphasis and Persistent are my top mid cap picks, and HCL Tech and Tech Mahindra in the large caps. अब आपके लिए दो पिक्स हैं जो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? शुरू करें भसीन जी। इनफैक्ट एफएनओ में भी टॉप काउंटर वो काउंटर है जो आपका भी बहुत पसंदीदा है, बैंक। बताएं, अपनी पिक्स बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात कह दी। बंधन बैंक तो अब 375 तक नहीं रुकेगा, याद रखना, ये आप लिख के ले लेना। बंधन बैंक विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मे एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो आप पहले लीजिए एबी कैपिटल। मैंने 105, 108, 110 में कहा, 117 में कह रहा हूं। एबी कैपिटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग, देयर एएमसी, देयर लाइफ इंश्योरेंस। तो एबी कैपिटल 113 का स्टॉप लॉस, 125 मिनिमम टारगेट, उसके ऊपर चले जाए कोई दो राय नहीं। और दूसरा M&M फाइनेंस, वहां पे भी बुक बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ी है, और उन्होंने गाइडेंस दी है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, दैट्स व्हाई द स्टॉक इज सीइंग री-रेटिंग। सो प्लीज बाय M&M फाइनेंस at 176, stop loss 172, target 190। संजीव जी गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स बंधन बैंक पर अपना नजरिया और आप स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस तो आपने बताया, लेकिन बाजार में जहां हम आज देख रहे हैं काफी ज्यादा वॉलेटाइल एक्शन था। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में हम, जैसे कि आपने बताया, रिकवरी भी देख रहे हैं, लेकिन सेक्टर्स अगर देखें अब भी यहाँ पर कमजोरी हर तरफ है सिवाय निजी बैंक क्षेत्र। क्या लगता है प्राइवेट बैंक स्पेस के लिए आपको? नहीं, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे स्पॉट पे है, और बिग इज गेटिंग बिगर। जिसके कासा रेशियो स्ट्रांग है मानसी, वो तो और क्रेडिट एक्सपैंड करेगा, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दो वी नो दैट यील्ड्स आर राइजिंग, द PSUs माइट बी लिटिल अंडर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हैविंग अ लार्ज ट्रेजरी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट तो यहाँ रुकने नहीं वाला। आप देख तो रहे हैं कि कैसे गर्मी की वजह से बाहर छुट्टियों के लिए, ओवरसीज जाने के लिए, आपके व्हाइट गुड्स की जितनी डिमांड है, मैंने AC देखा है, मैंने आपके यहाँ तभी व्हाइट गुड के शेयर भी कहे थे। तो इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। आप बताइए, आप रशिया और पुतिन की तो बात ही नहीं कर रहे आजकल फिर आपको तो देखिए, मार्केट्स आर पासिंग स्टॉर्म्स। जब 18,000 जाएंगे आप भूल जाओगे पुतिन कौन था, वो प्रधानमंत्री था या रशिया का था या चाइना का था, वो भी आप अंडर डाउट रहेगा। नहीं संजीव जी, जब आप हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में आते हैं, आप जो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, ऐसे में फिर हम किसी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात क्यों करें? वैसे अदरवाइज रूबल जो है प्री क्राइसिस के ऊपर आ गया, ये सही बता रहे हैं। शायद स्टॉक मार्केट कुछ ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है, करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट वो पहले ही फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे बात करने के लिए। अजय जी, आपने सीमेंट के शेयर नहीं बोले। आप देखिए सीमेंट के भाव बढ़ रहे हैं ना, और सीमेंट के डीलर्स भी कह रहे हैं आपको
280 वाला ये अंबुजा हो गया 380 और अभी शुरुआत है 7500 का भाव दिखा दूंगा बहुत जल्दी आपको 2 महीने में अल्ट्राटेक में। फिर आप बात करना कि सीमेंट में क्या होती है। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं IT इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द नेक्स्ट मंथ। थैंक यू अजय। बहुत शानदार पकड़ा, नो डाउट। अभी राकेश अरोरा गो एडवाइजर्स के जो एक बहुत पुराने सीमेंट एनालिस्ट भी रह चुके हैं, क्वेरी में बता रहे थे कि एक दूसरा प्राइस हाइक आने वाला है और ये स्टॉक्स जो हैं वो भी एक तरह से इत्तेफाक रखते थे आपकी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे ये सारे मुद्दों पे बात करने के लिए। अब चलते हैं कुछ मिड कैप्स की बात करते हैं। खुश जस्ट डायल को देखिए जरा, 9% अच्छे वॉल्यूम्स हुई है। संजीव हमेशा एक SW सोलर के बारे में बात करते हैं, वो भी रिलायंस कंपनी हो गई है। जस्ट डायल के चार्ट्स को देख के बताएंगे कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए बहुत बड़े स्लंप के बाद इस स्टॉक में हमने एक बाउंस देखा है। जब इसमें रिलायंस की टेकओवर की न्यूज आई थी तब स्टॉक्स काफी अच्छा चले थे और 900 950 इनफैक्ट 1000 के लेवल्स के आसपास भी गए थे। फिर वहां से एक कूल ऑफ आया और स्टॉक 700 के लेवल्स पे आए हैं। आज का जो इतना बड़ा मूव है उसमें बहुत पॉजिटिव बात यह है कि अपने 200 DMA के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। इफ दैट हैपेंस देन ये स्टॉक का नया एक अपलेग अपमूव शुरू हो जाएगा व्हिच कैन टेक द स्टॉक टू इट्स प्रीवियस हाइज जो 957 1000 लेवल्स के आसपास रहे हैं। फ्रेश एंट्री यहां पे जरा सी रिकमेंडेड नहीं होगी बिकॉज जो राइज आया है वो वर्टिकल आया है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बट जरा सा कूल ऑफ होने दें, नीचे के स्तरों पे बाय करें। अपसाइड पे 950 इज अ लेवल जो इस स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में देखा जा सकता है। आपसे व्यू लेना चाहूंगा। चलो राजेश के पास जाते हैं और ये करते हैं PSUs की बात करें। माझगांव डॉक, राइट्स, कोचिन शिपयार्ड, ये 3-4 MMTCB, ये 3-4 PSUs काफी सॉलिड अपमूव दिखा रहे हैं। राजेश ये क्या हो रहा है? PSUs में कोई ट्रेड दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्रेकआउट वाला? तो जी काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है। MMTC का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, उसमें जिस तरीके से फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक अगर 55 के लेवल को क्रॉस तो यहाँ से इसका जो मूव एक्सटेंड होते हुए 65 से 70 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 55 का ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 65-70 तक भी आते हुए देख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक आपने बात किया राइट्स, उसमें भी आज काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 286 लोअर साइड पे वापस अभी ट्रेड करा, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से आज स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है डेली सेटअप पे 260, 70, 269, 270 की रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से और अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसका आना चाहिए करीब 295 से 305 तक का। तो करंट लेवल से इसमें भी अगर कोई करेक्शन और आता है 2-3 रुपए अगर और डिप पाती है तो यहाँ पे ऐड करें। 270 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसको जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। सो ये व्यू रहेगा राजेश का राइट्स पर। सच्चिदानंद, एक बार आप ऑन मोबाइल ग्लोबल को देखें, वहां 10% का मूव है आज डिजिटल एड्स और इस सब में डील करती है कंपनी। और हम देखते हैं कि जब इसमें मूव आते हैं जिस दिन उस दिन काफी बड़े मूव आते हैं। जनरली काउंटर इतना वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन जिस दिन मूव आते हैं बड़े मूव्स आते हैं। इस चार्ट को आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? जी पिछले 6 महीनों में काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये 120-130 के आसपास एक बेस बना के एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की ओर ही बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 220-240 के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक पोजीशनड है। क्योंकि अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो लगभग फरवरी के पिछले साल फरवरी में जो एक ब्रेकआउट हुआ था राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से, जो एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन, प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 240 के आसपास प्लेस्ड है। तो जिस रफ्तार से पिछले हफ्ते की प्राइस एक्शन हुई है, मुझे लग रहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड ही करने चाहिए। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है 138 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है यहाँ से। तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने की ही सलाह होगी 240। ओके, तो क्लियरली राय ऑन मोबाइल ग्लोबल पर आपको मिलती हुई। इस बीच कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ तमाम स्टॉक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स जो हैं लगातार बढ़ते हुए। इस कैटेगरी में अभी हमने जो डिस्कस किए राइट्स, माझगांव डॉक, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी, कोचिन शिपयार्ड में भी। इस बीच जस्ट डायल का काउंटर देखते हैं। जस्ट डायल में राजेश जी जिस तरह से ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, करीब 9% के ऊपर की तेजी फिलहाल दिख रही है। 884 के लेवल्स पर अब 10% अप मूव्स आते हुए। कमजोर बाजार में भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, क्या राय होगी?
तो जस्ट डायल में हमें लगता है जिस तरीके से आज थ्रू आउट द सेशन एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। काफ़ी बड़े समय से स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया, मल्टीपल सपोर्ट जोन जो कि इसके 700 के आसपास बने, वहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन दिया है आज के मूव के बाद। तो हमें लगता है ये अपवर्ड मोमेंटम इसका 950 नकुल दिखेगा शॉर्ट टर्म में। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय इनिशिएट कर रहे हैं, अब स्टॉप लॉस रखे करीब 855 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 940 950 तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑफ कोर्स जस्ट डायल पर नजरिया आपका राजेश फिर से क्यों रिविजिट करना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ती तेजी यहाँ पर 882 के लेवल्स पर, जहाँ पहले हमने पूछा तब करीब 8.5-9% की तेजी थी और तेजी जो है लगातार और ज्यादा बढ़ती हुई भी दिख रही है। बहरहाल कुछ और यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। यहाँ पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करते हुए। रैलिस इंडिया का स्टॉक देखें, सच्चिदानंद जी 3.5% की तेजी ऊपरी स्तरों से अब मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज 3.5% के अप मूव्स स्टॉक में भी देखे जा चुके हैं 278 के लेवल्स पर। आपकी राय क्या होगी? यहाँ पर पिछले हफ्ते में पर्टिकुलर रिकमेंडेशन इनिशिएट की थी एंड जिस तरीके से इसका प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर हम जून 2021 के स्विंग हाई से देखें तो एक काफ़ी क्लासिक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में स्टॉक लॉक्ड इन रहा था। एक डिक्लाइनिंग चैनल के बेस के यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन पिछले हफ्ते आया था एंड उसी वजह से हमें यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड किए थे। लगभग इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट 320 के आसपास का है, तो मुझे लग रहा है पोजीशंस को राइड करना चाहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 265 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग्स होल्ड करने की सलाह होगी 320 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल। इनफैक्ट आज राजेश आपने जो लिया ना मानसिक, कहीं ना कहीं आप देखें ना तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स में आपको तेजी दिख भी रही है। आप सुबह के ट्रेड में देखें तो आप, हालांकि टाटा स्टील और दूसरे बड़े कन्वेंशनल स्टॉक्स में जरूर गिरावट हो, लेकिन इंडियन होटल, ट्रेंड और अब रैलिस तेजी दिख रही है। सच्चिदानंद, जैसे ये मार्केट का सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, नीचे के लेवल से हमने शो के स्टार्टिंग में भी दिखाया कि लगभग 500-550 पॉइंट्स निफ्टी बैंक रिकवर हुआ है। या कोई केस रिवर्सल का बनता है? आप यहाँ से अगर लेकर जाएंगे BTST लेके जाएंगे या STBT लेके जाएंगे या फिर कॉशियस रहेंगे? कल एक्सपायरी है। नहीं प्रियंका जी, इनफैक्ट यहाँ पर एडिशन की ही सलाह होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे नहीं लग रहा है वहाँ से वीकनेस ज़्यादा गहरी होनी चाहिए एंड ऑन द कॉन्ट्ररी निफ्टी बैंक की जो एक आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट 37,950 का एक इनिशियल टारगेट हमने बैंक निफ्टी में दिया था, 37,920 के आसपास के स्विंग्स इंट्राडे में ही बने हैं, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली कल की एक्सपायरी कहीं जाकर 38,200 के ऊपर ही शेप अप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का भी फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 4 दिनों का एक स्क्वीज है, वहाँ से एक्सपेंशन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है कल के सत्र के लिए एटलीस्ट 1840 1855 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1770 पे। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार में है वो है जिसका जिक्र अभी किया गया था, आदित्य बिरला कैपिटल। आई थिंक इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से ओआई एडिशन से लगभग 12% का ओआई एडिशन है, काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्शन है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना चाहिए लगभग 15 के आसपास एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 126 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। ओके, तो क्लियरली ये राय बनती हुई दिख रही है। और AB कैपिटल जिस पर डिस्कशन अभी हुआ था, इसे जरूर फोकस में रखे। यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी बाय कॉल्स इनिशिएट किया जा सकता है। अच्छी तेजी के अनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजेश जी, इमामी लिमिटेड ये स्टॉक जो है आज 478 पर ट्रेड करता हुआ करीब 1% तक की बढ़त है। पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक्स दिखाएं जहाँ पर अच्छी तेजी या कोई मोमेंटम नहीं था, ये स्टॉक धीरे धीरे एकाएक यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है। क्या कोई टेक्निकली अच्छी तेजी के ट्रिगर्स आपको नजर आ रहे हैं?
तो ये स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने देखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करीब 600 रुपए के लेवल से करेक्ट होते होते ये 400 के आसपास स्टॉक ने 400-450 के आसपास इसने करेक्शन कंप्लीट किया। अब जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। हालांकि नियर टर्म चार्ट पे इसमें अभी भी जो ब्रेकआउट हुए हैं वो अभी इतने सफिशिएंट नहीं, क्योंकि हम देखें तो स्टॉक अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन जो रिकवरी बनी है और जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 485-490 के जोन को अगर क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर यहाँ से जो अपमूव बना है वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि फिर इसको 540 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो काफी बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरऑल से स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एडवाइस करेंगे कि 485 का प्राइस एक्शन यहाँ पे वॉच करें। अगर वो लेवल को सरपास करता है स्टॉक तो वहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। फिर हमें लगता है टारगेट आना चाहिए इसके 520 से 530 तक। ऑलराइट, इमामी लिमिटेड इस पे खुश एक बार ओपन अप थीम के स्टॉक्स को देखें। अब आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देख रहे हैं, पीवीआर में भी, तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्टअप होते हुए मोमेंटम का ट्रेड ले सकते हैं पीवीआर में। जी डेफिनेटली, देखिए काफी समय से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट इट लुक्स लाइक इट्स गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट अप मूव। और जिस तरीके का हम पैटर्न देख रहे हैं, स्ट्रक्चरली ओवरऑल बुलिश है। एक शार्प डाउनटिक हमने देखा था एक रीसेंट हाइस के बाद, बट उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ स्लाइट अपवर्ड बायस। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक अप मूव देख सकते हैं। दिस कुड टेक द स्टॉक इमीडिएटली टू अबाउट 2000, लेकिन 2200 के लेवल्स भी स्टॉक पे रूल आउट नहीं किए जा सकते। अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहे तो जरा सा डीप होगा, लेकिन 1850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और इसे 2000 और 2200 के लेवल्स के लिए यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। ऑलराइट, पीवीआर आयोनेक्स दोनों में ही आप इस वक्त अप मूव देख रहे हैं और पीवीआर पे ऊपर के लेवल्स भी हमने देखा भी था। जब ये मर्जर की न्यूज आई उसके बाद आयोनेक्स में ज्यादा आपको मूव दिखा था। इनफैक्ट आयोनेक्स का भी अगर एक बार चार्ट देख पाए, पीवीआर में अगर बाइंग आ रही है तो आयोनेक्स में भी एट द सेम देखने वाला है। आयोनेक्स लेजर का अगर हम चार्ट यहाँ देख पाए तो यहाँ ट्रिगर जो है वो ओपन अप थीम का है ही, लेकिन वीक मार्केट्स में बहुत इजीली जो स्टॉक यहाँ आइडेंटिफाई हो सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक मोमेंटम जरूर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आप आज पोजीशन लें या नहीं लें। होम इम्प्रूवमेंट थीम, सेरा सैनिटरी वेयर, ये स्टॉक कैसा दिखता है आपको सच्चिदानंद? देखिए ये पूरा पैक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी अक्यूमुलेशन करने की ही सलाह होगी। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए एंड जिस तरीके से सेरा का प्राइस डेटा है, मुझे लग रहा है वापस एक रिबाउंड जरूर हो सकता है अगले कुछ महीनों में, लगभग अराउंड 5700 5800 के आसपास का। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। ओवरऑल जो सपोर्ट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है 4300 के आसपास, तो अगर डिक्लाइन आते हैं की ही सलाह होगी। तो क्लियरली ये राय बनती हुई दिख रही है। होम इम्प्रूवमेंट थीम जो है लगातार फोकस में भी है और सेरा 4835 के लेवल्स पर 1.5% की तेजी यहाँ पर दिखाते हुए। इस बीच राजेश जी एक बार रेमंड के चार्ट्स देखें। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहा है, करीब 4% की बढ़त इस स्टॉक में आज हम देख रहे हैं। और पिछले 5 सेशन में यहाँ पर सरप्राइजिंग मूव्स है, करीब 15% तक की तेजी रेमंड दिखा रहा है। क्या राय होगी? चार्ट स्ट्रक्चर्स के मजबूत दिखते ही हैं, लेकिन ये अपमूव जो एकाएक नजर आ रहे हैं, आगे और ज्यादा तेजी के अनुमान? तो बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और स्टॉक में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, ये दिखाता है कि स्टॉक में काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है हायर साइड पे भी। और अभी जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं और अगर हम देखें इसको पिछले 3-4 सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम इसमें बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। बहुत जल्द हमें लगता है 1000 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। बाय करने की सलाह है और अगर कोई करेक्शन आता है तो भी इसको ऐड करें। करंट लेवल से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, करीब 930 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 1000 तक के बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। एक व्यू रहेगा यहाँ पर। अब राजेश आप क्या करेंगे यहाँ पर, BTST या STBT, या फिर आपका भी बुलिश व्यू है? देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल में तो बुलिश है और हम BTST ही करके यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है तो स्टॉक्स में हमें यहाँ पे एस्ट्रल यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको हम यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। एस्ट्रल में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 2180-2200 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक पे भी हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेंथ बनी है, उसमें ICICI
ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और स्टॉक के ओवरऑल अगर वीकली सेटअप भी देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है और आज के सेशन में भी लोअर साइड से काफ़ी अच्छी रिकवरी का ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक में बना है। तो हमें लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी में जिस तरीके से सेटअप अब यहाँ पे बने हुए हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन रहेगा जो कि हम 38,000 प्लस के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तक के। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय कर 175 780 के टारगेट के लिए करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 752 का। राइट जितने भी गारमेंट कंपनी रेमंड अलोन नहीं, टीसीएनएस क्लोथिंग को लेके आइए, आप सियाराम सिल्क को लेके आइए, आपको गारमेंट कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त अपमूव देखने को मिल रहा है। खुश आपने इस समय ध्यान दिया है क्या इनके चार्ट्स पे, ये गारमेंट अपैरल टाइप की कंपनीज के बारे में? तो बस रेमंड वाज कैचिंग माय आई और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बताया एक अपमूव है और डेफिनेटली ये कंटिन्यू होती ही नजर आ रही है। सिल्क को भी देखिए चार्ट्स पे 9% ऊपर हो गया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है। चार्ट्स पे देखेंगे स्टॉक सियाराम सिल्क 8% ऊपर है। नीरज दीवान की बहुत फेवरेट स्टॉक हुआ करती थी, बट अभी बताइए क्या लग रहा है चार्ट्स पे? जी अगेन वर्टिकल राइज है और जिस तरीके का मूव और जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ न्यूज़ ट्रिगर अराउंड ऑल ऑफ दिस और ये जो मूव है ये इस स्टॉक को यहाँ से 700 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर कोई यहाँ से स्टॉप लॉस अगर कोई यहाँ से फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर रहा है तो 590 के जो लेवल्स हैं जहाँ पे स्टॉक ने इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 700 इनफैक्ट इवन हायर 725 टारगेट्स के लिए स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है। किटेक्स गारमेंट भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पूनावाला फाइनेंस की। पूनावाला फाइनेंस के लास्ट 6 महीने के ग्राफ को लेके आई है, फिर सचिदानंद से डिस्कस करते हैं। ये 50 रुपये वाला हुआ करता था एक समय पे जब पूनावाला जी ने मैग्मा फिनकॉर्प को लिया था, उसके बाद ये ज़बरदस्त चला, 200 के पास अटक गया जाके। 6 महीने ग्राफ को लेके आई है, आज तो 4% ऊपर 320 की तरफ जाता हुआ, लेकिन 220 से 320 का सफ़र इसका मैं कैप्चर करना चाहता हूँ चार्ट्स पे और उसके बाद सचिदानंद जी से बात करेंगे। चार्ट्स पे क्या लग रहा है सचिदानंद जी? अजय जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस ट्रेंड है एंड कहीं पर भी यहाँ पर एग्जॉशन या डिस्टॉर्शन के साइंस नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है 302 लेवल के आसपास और वापस एक रिन्यूड मोमेंटम नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 356 360 के आसपास के स्विंग्स बहुत ही जल्द इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 305 पे। एंड स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ओवरऑल पैटर्न जो इनिशिएट हुआ था 2021 में, आई थिंक उसके भी पैटर्न टारगेट्स कहीं जाकर ओवरऑल अचीव होने चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट अभी भी यहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं नजर आ रही है। तो जिस तरीके से एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट हुआ है तो उसके टारगेट लगभग अराउंड 420 के आसपास प्लेस है। तो डेफिनेटली इसे अपने ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में रिटेन करना है। जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग के लिहाज से 305 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। रिव्यू जोन होगा अराउंड 355 360 का। राइट, तो क्लियरली राय मिलती हुई इस स्टॉक पर आप राजेश जी इस पर अपनी राय दीजिएगा। हम एक अपटिक देख रहे हैं और करीब 1.5 से 2% तक की तेजी आप देखिए यहाँ पर और अचानक से तेजी आती हुई दिख रही है 160 के लेवल्स पर। कहाँ जाता हुआ दिखेगा यहाँ से? देखिए काफ़ी समय से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन ये 168 से 170 की जोन में जाके वहाँ पे इसमें फिजल आउट होते हुए दिखती है। तो हमें लगता है कि अभी इसमें एक कंसोलिडेशन का मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हालांकि जो पुलबैक बना है हमें लगता है कि यहाँ से और भी 3 से 4% के अपसाइड टुवर्ड्स 170 यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे ही अप मूव के लिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 157 का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 166 170 तक के, वहाँ पे जरूर वापस एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इसमें वो करीब 170 175 के ब्रेकआउट के बाद ही इसमें एक बड़ा अपमूव यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी काफी समय से ये एक रेंज में अटका हुआ है, तो जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तो छोटे टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। चलिए राय आपको मिलती हुई इस बीच
पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करने के बाद बाजार की क्लोजिंग कहां हो रही है, चलिए समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया मानसी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 500 को माना जा रहा है निफ्टी पर। आप उसके आसपास ही इस वक्त कारोबार करते हुए बाजार को देख रहे हैं, क्लोजिंग भी इसके पास ही है। तो आज जो एक प्रेशर रहा निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, निफ्टी ने पुल बैक के अटेम्प्ट्स किए लेकिन बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन बैंक निफ्टी की तो बात करनी होगी कि निचले स्तरों से लगभग 500 पॉइंट्स रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी। निफ्टी ने भी कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन अब आप उन गेंस को लूज करते हुए देख रहे हैं जो रिकवरी गेंस थे। तो 17,500 के ऊपर लेकिन एक बड़े सपोर्ट के पास हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो बाजार को नीचे की खींचा उसमें क्लियरली आईटी पैक था और मेटल पैक भी कुछ हद तक था, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देखी है। और उसके बाद हमने काउंटर्स लाइक हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे बड़े काउंटर्स को भी यहाँ गिरावट में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। एक बार चलिए वेरी क्विकली निफ्टी के लूजर्स को देख लेते हैं कि आज कौन से बड़े लूजर्स थे निफ्टी से। सो वहाँ पे हिंडाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस अपने मार्च के हाई पॉइंट से 18% तक करेक्ट हुए। इसका हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे दूसरे काउंटर जहाँ हमने देखा एक बड़े सर्ज पीछे के दिनों में देखने को मिले, तो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको इन पॉकेट्स पर देखने को मिली। उसके अलावा ग्रासिम, हालांकि लास्ट आवर में आपने सीमेंट पैक में रिकवरी देखी, आपने देखा अंबुजा सीमेंट एफएनओ में पॉजिटिव भी हो गया, लेकिन ग्रासिम पे बड़े मूव्स के बाद आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये कुछ दूसरे लूजर्स थे जो आज आपको निफ्टी को नीचे की तरफ खींचने में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऑन द कॉन्ट्रेरियन बैंक निफ्टी ने बाजार, HDFC बैंक ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दूसरे प्राइवेट स्पेस बैंक्स लगे, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दी। इन्होंने जरूर पॉजिटिव में क्लोजिंग देने में कामयाबी, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन क्लोजिंग इन ग्रीन। मारुति, इसके अलावा एनएम फाइनेंस, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली। एफएनओ में भी आपको बंधन बैंक सबसे टॉप गेनर देखने को मिला। तो ये कुछ काउंटर्स थे और ये सेक्टर स्पेसिफिक एक एक्शन देखने को मिला। आईटी ड्रैगर था, बैंकिंग, पीएसयू फाइनेंशियल से बाजार को सपोर्ट मिला और साथ ही ऑयल एंड गैस पैक में भी आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली। तो ओवरऑल आप अगर एडवांसेस और डिक्लाइंस की भी देखें बात, तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग स्टॉक्स 3 टाइम्स है एडवांसेस के, लेकिन बड़े सपोर्ट 17,500 का जिसे क्रूशल सपोर्ट मान रहे थे कि जिसे ब्रीच नहीं करना चाहिए बाजार को, नहीं तो एक नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है। वहां पर आपने जरूर देखा है कि मार्केट हैव होल्डेड दैट। और इनफैक्ट आईटी काउंटर्स का भी जो फॉल था वो भी अरेस्ट हुआ है। टीसीएस आपको अब हरे निशान में देगा। सो अहेड ऑफ इन्फोसिस नंबर्स, हम आईटी पैक में फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट इन लार्ज कैप रिकवरी इन टीसीएस, स्टॉक्स लाइक टीसीएस में देख रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस शो। इस शो को यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे, अजय और मानसी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।